हेलो टू ऑल, मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नचिटेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आप बीपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो कि काफ़ी स्कोरिंग मार्क्स है, आपको मालूम है कि लगभग 35 से लगभग 40 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। सिर्फ मैं ही नहीं, और टीचर्स भी जो हैं आपके बीपीएससी के लिए यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बीपीएससी के पर्पज से तैयारी करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आपका हिस्ट्री में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप चीज़ों को समझ सकें, सिर्फ इतिहास आपके लिए डेट नहीं हो और बोझल से बहुत सारे नाम नहीं हो, बल्कि उसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें जो है खुद ब खुद याद हो जाए, जो आपको एक तरह से कहानी के तरीके से डिलीवर की जाए, तो आप लोग मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों की हिस्ट्री क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग आए यहाँ पर। अगर पसंद आता है वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हम लोग जो है यहाँ पर कई सारी यहाँ पर आपको लेक्चर दे चुके हैं, और आज जो आपका नया टॉपिक है वह है ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ा। जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया था कि 1757 की के बाद, यानी कि जब पलासी का युद्ध हुआ, आपने देखा, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, स्पेशली अगर आप मान ले पलासी स्टार्टिंग ले ले, तो हम देखते हैं कि वह लोग जो है, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, एक तरह से बहुत पावरफुल हो जाती है और भारत के संसाधनों पर उसका कब्जा होना शुरू हो जाता है। तो हमें वहां से लेकर के देखना है कि इन्होंने किस तरह से भारत की इकोनॉमी को प्रभावित किया, क्या क्या चीजें, क्या क्या नई पॉलिसी ये लेके आए, भारत में किस तरह का चेंज हुआ। और आपको मालूम है कि इससे पहले जब ब्रिटिश काल था स्टूडेंट, ब्रिटिश काल अगर आप यहां से मान ले 1757 बैटल ऑफ पलासी, यानी कि पलासी की लड़ाई के बाद से, पलासी के युद्ध के बाद से भारत में जो सत्ता का सीन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश है, वो क्या हो जाते हैं, काफी एक तरह से उन्होंने मुगलों को रिप्लेस किया और खुद को एस्टैब्लिश किया, है ना। और कोई जो है भारत में जो है सत्ता को जो संघर्ष चल रहा था, एक तरह से वो यहाँ आके रुकता है। लेकिन इनका क्या होगा, देखिए, जब भी कोई शासन स्थापित होता है, कोई भी नई सरकार आती है, आपको मालूम है, तो वो हमारी इकोनॉमी को, हमारे समाज को, हमारी चीजों को जो है बहुत, जैसे हमारे पॉलिटिक्स को, हर चीजों को जो है वो प्रभावित करती है। तो इसी संदर्भ में आज हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से क्या किया, भारतीय शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। लेकिन उससे पहले कहानी सुनना जरूरी है। वो कहानी ये है, वो कहानी ये है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि ब्रिटिशों के कब्जे में आने से पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। यानी कि अगर आप इसे एक लाइन सीधी मान ले, और ये मान ले 1757, ठीक ना, यानी इसके ऊपर, यानी कि इससे पहले, है ना, इससे पहले की बात हो रही है, यानी कि बिफोर, इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। 1757 से पहले की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप कैसे समझ पाएंगे, जब आप कोई चीजों की तुलना करेंगे ना, जब आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, चीजें इतनी अच्छी हो गई, अच्छा, चीजें इतनी खराब हो गई, तब आपको समझ में आएगा। हम देखते हैं स्टूडेंट, इससे पहले, यानी कि 1757 से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, वह एक तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि हम अपनी जरूरत की चीजों का उत्पादन खुद करते थे। हमें बहुत सारी जरूरत की चीजों के लिए जो है दूसरे पे आश्रित नहीं थे, दूसरी कंट्रीज पे आश्रित नहीं थे। आपको मालूम है कि भारत का जो, अगर आप भूगोल देखेंगे तो यहाँ पर लगभग हर तरह के मौसम पाए जाते हैं, हर तरह की भूमि मिल जाएगी आपको। तो हम इसलिए देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, एक तो कृषि प्रधान थी, और जो कृषक थे वह जो है, जो भी उत्पादन करते थे, वह इतना उत्पादन जरूर करते थे कि वह अपना पेट भर ले, और जो पेट भरने के बाद, जो अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के बाद जो जो उनका प्रोडक्शन बचता था, यानी उत्पादन बचता था, वह उसे क्या करते थे, बेच देते थे, है ना। उसका उसको जो है वो उससे बिजनेस कर देते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि हमें दूसरों से जरूरत नहीं थी, बल्कि हम क्या थे, आत्मनिर्भर थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम स्वयं कर सकते थे, है ना।
तो ये एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश के आने से पहले। प्लस क्या था, हम लोग सरप्लस का प्रोडक्शन करते थे। मुगल काल की भी बात करें तो सरप्लस का क्या होता था, प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट हिंदी में, अधिशेष उत्पादन। ये बड़ी अच्छी कंडीशन होती है। इसका मतलब यह है कि जितनी आपको जरूरत है हमने उतनी तो पैदावार जो है उसको उपजा लिया, लेकिन हमने उससे ज्यादा उपजाया तो ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए फायदे का सौदा हुआ। और इसे हम कहाँ ले जाके बेचेंगे, इसे हम बाजार में ले जाके बेचेंगे, फिर हम उससे मजबूत होंगे। तो एक तरह से खुशहाल अर्थव्यवस्था की ये पहचान है जब आपके सोसाइटी में क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग क्या थी, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, सरप्लस प्रोडक्शन होता था। और भारत का ट्रेड ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब हम देखते हैं मॉडर्न एरा तभी शुरू होता है, अंग्रेजों के टाइम पे शुरू होता है। प्राचीन काल से भारत ट्रेड कर रहा था, मिडिवल टाइम पे भी कर रहा था। तो हम देखते हैं जो भारत का ट्रेड होता था स्टूडेंट, जो स्पेशली क्या था, जो भारत का व्यापार था, ट्रेड जिसको कहते हैं हम लोग, ट्रेड यानी कि व्यापार, वह किसके तरफ था, जो व्यापार संतुलन था स्टूडेंट। व्यापार संतुलन का मतलब है यह किसके तरफ था, भारत की तरफ। यानी कि भारतीय पक्ष में ही हमारा व्यापार संतुलन भी था, यानी हम माइनस में नहीं थे, हमें फायदा होता था, हमेशा से फायदा होता था। और आपको मालूम होगा, आपने घर पे भी सुना होगा, और इतिहास की जितनी भी समझ है आपको मालूम है कि भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत स्पेशली इस टाइम तक 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें, अंग्रेजों के प्रभुत्व से पहले तक हम देखते हैं, या प्लासी की लड़ाई से पहले तक हम देखते हैं स्टूडेंट, भारत जो है सूती वस्त्रों का उत्पादन करता था। और इनके सूती वस्त्र, यानी भारत के जो सूती वस्त्र थे, इसका ऑल ओवर डिमांड का था, पूरी दुनिया में था, है ना। पूरी दुनिया में भारतीय वस्त्रों की मतलब क्या था, डिमांड था। और इसके अलावा भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग हैं, करघा उद्योग, इन सब का बहुत ही ज्यादा क्या था, वो ज्यादा विकसित भी थे और वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे थे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो थी बड़े अच्छे कंडीशन में थी। यही कारण है कि 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि भारत का जो ट्रेड होता था बाहर से, स्पेशली सूती वस्त्रों का, तो यूरोप में कई तरह के इस पर क्या कर दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए। कहा गया कि आप रंगीन कपड़ा नहीं भेज सकते हैं, सूती कपड़ा नहीं, कई सारे प्रतिबंध लगाने पड़े उनको, क्योंकि भारतीय माल इतना जा रहे थे। और एक चीज आपको और याद रखनी है, जितना भी ट्रेड होता था, यानी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो कुछ चीजों आदान प्रदान तो होगा ना। भारत क्या है, भारत अपनी चीजें दे रहा है, सोना, अपना सूती वस्त्र दे रहा है, कालीन दे रहा है, या फिर कुछ आभूषण दे रहा है, जो भी दे रहा है अपना, उसके बदले भारत क्या लेता था, भारत लेता था सोना चांदी। अगर आपको खरीदना है तो आप क्या लेके आएंगे, आप सोना चांदी लेके आएंगे, और क्या करेंगे, आप यहाँ की चीजें खरीदेंगे। तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, चीजों का निर्यात कर रहे थे, उसके बदले में क्या मांग पा रहे थे, बहुत ज्यादा सोना चांदी, बहुत ज्यादा सोना चांदी, है ना। और इसी के कारण जो है भारत में व्यापार संतुलन तो था ही, भारत एक तरह से बड़े अच्छे कंडीशन में था जब तक ब्रिटिश यहाँ नहीं आए थे। मुगलों के टाइम पे भी भारत बहुत अच्छे कंडीशन में था, तब भी व्यापार संतुलन वगैरह सब चीजें जो थी भारत के पक्ष में थी। यहाँ के बुनकर थे, यहाँ के दस्तकार थे, वो सब जीवित थे, और सभी के सभी क्या कर रहे थे, अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कहानी कहाँ से चेंज होगी, कहानी चेंज होगी आपकी, यह होगी 1757, जबकि प्लासी का जब युद्ध होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपने समझ लिया होगा। मैंने कहा कि अगर आप ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पता चलनी चाहिए कि ब्रिटिश शासन जो है उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी। तो मैंने शॉर्ट में आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की है। अब आप आ जाइए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे आरसी पामदत्त, उनकी किताब है इंडिया टुडे। ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में हमेशा पूछता है। इंडिया टुडे जो है रजनी पामदत्त जो है, इनकी किताब है स्टूडेंट। और इन्होंने जो है भारतीय, एक चीज समझिए, एक चीज और आपको समझाने की जरूरत है।
भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, इन दोनों में अंतर है। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत में जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी फायदा नुकसान हो रहा है, जो भी मुनाफा कमाया जा रहा है, सारी चीजें जो है ये इंडिया में ही रह रही हैं और उसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप है जो हम 1757 से देखते हैं, पहले देखते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कब, यानी कि जब भारत ब्रिटेन के कब्जे में आ गया, है ना। कब्जे में क्या आया, ब्रिटेन का जब भारत में शासन स्थापित हो गया तो ब्रिटेन ने भारतीय पूंजी को, जो भारत की पूंजी है और भारत का जो लाभ है, इन सब चीजों को वो भारत में के लिए ना यूज करके वो किसके लिए यूज कर रहा है, वो जो है वो अपने लिए यूज कर रहा है, अपने ब्रिटेन के लिए यूज कर रहा है, अपने लिए यूज कर रहा है ना, अपने लैंड के लिए। तो हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से क्या हो गई है, पूरक अर्थव्यवस्था। यानी कि यहाँ अब एक चीज बताइए, अभी मैं मान लीजिए 10 रुपए मैं कमा के लाती हूँ, तो ये मेरे घर के लिए है ना, ये घर के लिए है, मैं कमा रही हूँ तो ये मेरे यहीं पे यूज हो रहा है। मगर हम क्या करेंगे, उस पैसे को हम जैसे हम कमा के लेकर आ रहे हैं, हम उस पैसे को बाहर भेजते हैं, तो हमारे पैसे जब बाहर चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पूरक अर्थव्यवस्था हो जाएगा स्टूडेंट। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से हम एक कैसे हो जाएंगे, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का भारत क्या है, उपनिवेश है। और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे सारे संसाधनों का दोहन कौन कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, इसीलिए हम इसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आइए आप, रजनी पामदत्त जो है उन्होंने कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरे ब्रिटिश काल के दौरान हम देखते हैं वह 3 चरणों से होकर गुजरती है। इसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स का जो उन्होंने स्टेजेस बताए थे उसका अनुसरण किया है और उन्होंने बताया है इंडिया टुडे में कि यह 3 चरण कौन कौन से हैं, वाणिज्यिक चरण, दूसरा है औद्योगिक मुक्त व्यापार और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणिज्यिक चरण देखिए 1757 से 1813 के बीच में है। औद्योगिक मुक्त व्यापार का जो चरण है 1813 से 1860 है और वित्तीय पूंजीवाद जो है 1860 से 1947 तक है। घबराइए नहीं, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आपको एक चीज समझ में आए कि इंडिया टुडे में एक किताब है जिसके लेखक कौन है, रजनी पामदत्त। इन्होंने कार्ल मार्क्स का अनुसरण किया और उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो स्पेशली एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई थी ब्रिटेन के कब्जे के बाद। तो हम देखते हैं ब्रिटेन के कब्जे के बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे जाती है, 3 अवस्थाओं में होके गुजरती है। आप देखिए तो 1757 से लेकर 1947 यानी कि आजादी तक ये बता रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आए, क्या पॉलिसीज इन्होंने बताई, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये चरण आपको याद रहने चाहिए। अब आ जाइए आप, प्रथम चरण वाणिज्यिक चरण। प्रथम चरण वाणिज्यिक चरण हम इसे इसलिए कहते हैं स्टूडेंट, थोड़ा समझिए। शुरुआत कहां से हो रहा है, पलासी। पलासी से आपको भूलना ही नहीं है ना, पलासी का जो युद्ध होता है वो आपको भूलना ही नहीं है, जगह नहीं युद्ध याद रखना है ना। इसके बाद क्या होता है, इनका जो ब्रिटिश है वह लीडिंग पावर के रूप में उभरते हैं और वो धीरे 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 करके क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप भारत की इकोनॉमी से लेके समाज हर चीजों पे उनका कब्जा होते जाता है। 1757 से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भारत में व्यापार होता था पहले, उससे पहले क्या होता था स्टूडेंट, वह सोना चांदी से होता था। सोना चांदी, अगर आपको भारत के साथ ट्रेड करना है तो आप क्या लेके आएंगे, सोना चांदी लेके आएंगे और उसके बदले वस्त्र ले जाएंगे, जो भी चीजें हमारे यहाँ होती हैं, जो आप मतलब क्या कहते हैं, जो जरूरी है, जैसे कालीन हो गया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, वो सारी चीजें आपको अगर भारत से ट्रेड करना, मसाले उसाले कुछ भी खरीदना है तो आपको क्या करना होगा, भारत में सोना चांदी चाहिए। तो भारत में पहले क्या होता था, अगर कोई व्यापार करना चाहता था, आपने देखा होगा पुर्तगीज आए, यूरोपियन आए, डच आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, सारे के सारे सब क्या लेके आ रहे हैं, सोना चांदी लेके आ रहे हैं, ज्यादातर सोना चांदी लेके आते थे। लेकिन 1757 के बाद क्या होता है स्टूडेंट, 1757 के बाद और उत्तरवर्ती मुगल शासक जितने बहुत सारे कमजोर थे, मैंने फर्रुखसियर के बारे में बताया था कि दस्तक का अधिकार दे दिया था उसने 1717 में। तो इन सब कारणों से जो है इन लोगों ने क्या किया, 1757 के बाद आपको मालूम है इनको दीवानी मिल गई,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, है ना। उसके बाद हम देखते हैं इनको निजामत का भी क्या था, एक द्वैत शासन ये चला रहे थे बंगाल में। तो अब ये क्या करने लगे, यानी कि रेवेन्यू पे जब इनका कंट्रोल हो गया, भू राजस्व पे जब इनका कंट्रोल हो गया स्टूडेंट, तो अगर इनको भारत से कोई चीज खरीदनी होती है, मानिए भारत से कोई चीज इनको खरीदनी है, कोई सामान लेना है, खरीदनी है, तो अब ये सोना चांदी नहीं लेके आएंगे। जो पहले सोना चांदी लेके आ रहे थे, वो सोना चांदी नहीं लेके आएंगे। इनको क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, भू राजस्व मिल रहा है, वह इसी रेवेन्यू से इस सामान को खरीदेंगे, ठीक है। और इस सामान को खरीद के कहाँ भेज देंगे, अपने ब्रिटेन भेज देंगे। तो एक बात बताइए, इससे जो है भारत को कोई लाभ हुआ? भारत के ही रेवेन्यू से सामान खरीदी गई और बाहर में जाके उसको क्या कर दिया गया, उसे बाहर उसे ब्रिटेन भेज दिया गया। तो हम देखते हैं कि अब जो पहले सोना चांदी आ था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, नहीं आ रहा है, और यहीं के रेवेन्यू से सामान खरीद करके ये लोग भेज रहे हैं। तो भारत को क्या मुनाफा हुआ? कुछ मुनाफा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। और ये तो एक तरह से क्या है, दोहन है। तो ये आप समझ रहिए कि अब जो है मामला जो है चेंज हो चुका है, बहुत बड़े तरीके से जो है मामला चेंज हो चुका है। अब आप देखिए, इन लोगों ने कई सारी पॉलिसीज बनाई। जब इनको क्या हुआ, रेवेन्यू का अधिकार दे दिया गया, जब इनका रेवेन्यू पर जो है इनका कंट्रोल हो गया, तो इन्होंने कहा कि भाई हमें तो रेवेन्यू चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो इन लोगों ने, हम देखते हैं सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त की बात नहीं करते हैं, पहले आप आ जाइए। 3-4 चीजें इस चरण में, किस चरण में, वाणिज्यिक चरण की बात कर रहे हैं हम, चरण की बात हो रही है यहाँ पे, मिस्टेक नहीं करेंगे आप। एक होता है फार्मिंग सिस्टम, दूसरा था परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, सेटलमेंट, और माहलवाड़ी। ये आपका वाणिज्यिक चरण में होता है। क्यों होता है? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो है ये नए नए पैटर्न लेके आते हैं, नए नई पॉलिसीज लेके आते हैं, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने लिखा है। एक चीज समझिए आप, अंग्रेजों के आने से पहले तक जो भारत के किसान थे उन्हें उनकी भूमि का मालिक माना जाता था, लेकिन अब ये पैटर्न चेंज होने वाला है। ये पैटर्न कैसे चेंज होगा, आप देखिए। फार्मिंग सिस्टम जो है, ये जब यहाँ पर कौन आया, जब यहाँ पर गवर्नर बन के आया वॉरेन हेस्टिंग स्टूडेंट, जब द्वैत शासन जब खत्म हुआ, उसने क्या किया, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, में लिख देती हूँ इसे, वॉरेन हेस्टिंग लेकर आया। इसने 1772 में क्या किया, द्वैत शासन खत्म किया, और इसको खत्म करने के बाद इसने क्या किया, जो रेवेन्यू है, भू राजस्व है, उसकी वसूली के लिए इसने क्या किया, फार्मिंग सिस्टम लेके आया। भू राजस्व की वसूली के लिए ये क्या लेके आया, फार्मिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, इसने कहा, इससे पहले कौन थे, वह क्लाइव था स्टूडेंट, आपको मालूम है कि 60 में आया, 65 में रहा इलाहाबाद की संधि के बाद। तो उसने जो है 5 साल का बंदोबस्त किया था रेवेन्यू के लिए, मगर ये 1 साल का बंदोबस्त किया था, क्लाइव ने, सॉरी, 1 साल का बंदोबस्त किया था। और इसने कहा फार्मिंग सिस्टम के तहत हम क्या करेंगे, 5 साल का बंदोबस्त करेंगे, है ना। 5 साल के लिए जो है भूमि को ठेके पर दे देंगे। जो ठेकेदार या जो जमींदार जो है ज्यादा बोली लगाएगा, उसे क्या दिया जाएगा, यह जो है फार्मिंग सिस्टम के तहत उसको दे दिया जाएगा। यानी कि इसके टाइम पर, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, यह बंदोबस्त कितने साल के लिए लागू किया गया, 5 साल के लिए। यह ध्यान रहना चाहिए। इसने द्वैत शासन को खत्म किया, और द्वैत शासन को खत्म करके इसने क्लाइव का जो पैटर्न था, क्लाइव हर साल जो है राजस्व की वसूली के लिए वो लेता था मामला, मगर इसने कहा कि नहीं, 5 साल के लिए निर्धारित कर दे रहे हैं, और 5 साल के लिए जो है आपको टेंडर दिया जा रहा है, आप लोग हमें रेवेन्यू दीजिए। ये था फार्मिंग सिस्टम, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया। अब हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की। परमानेंट सेटलमेंट जो है स्टूडेंट,
इसको हम एक तरह से, इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त, है ना, और इसको कई नाम से जाना जाता है 10 साला बंदोबस्त। 10 साला का मतलब क्या हुआ, 10 साल के लिए बंदोबस्त, 10 साला बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, ये सारे नाम इसी के हैं। इसमें जो है क्या किया गया, मैंने कहा कि अब पहले जो मुगल टाइम है या भारत का जो पैटर्न रहा था भू राजस्व उगाही का जो भी पैटर्न रहा था, उसमें हमेशा से कृषकों को क्या माना गया, जमीन का मालिक माना गया। लेकिन अब ये पैटर्न बदल जाएगा स्टूडेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, इन्होंने ये सेटलमेंट किसके साथ किया पहले समझिए, जमींदारों के साथ, जमींदारों के साथ किया। इन जमींदारों को कहा कि भाई 1/10 हिस्सा मेरा और 1/11 हिस्सा किसका, आपका, ठीक है। इन्होंने कहा कि 1/10 हिस्सा मेरा, 1/11 हिस्सा आपका, जो भी आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिएगा उसका 1/10 दीजिएगा, 1/11 हमें दीजिएगा। इसके लिए इन्होंने सनसेट कानून, सनसेट लॉ लेकर आए। सनसेट लॉ का मतलब क्या था, इसको सूर्यास्त कानून भी कहते हैं, सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि एक निश्चित दिन फिक्स किया गया, एक निश्चित समय फिक्स किया गया, 10 साल पर आपको क्या करना है, आपको जो है ये रेवेन्यू जो है जमा कराना है। और रेवेन्यू जमा कराने के लिए इन 10 सालों के लिए आपको ठेका तो दिया गया है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू उस समय, उस दिन और उस तारीख को नहीं कराते हैं तो उस दिन सूरज डूबने तक अगर आपने नहीं कराया तो आपकी जमींदारी क्या की जाएगी, छीन ली जाएगी। और इसके तहत क्या है, कई सारे जो पुराने जमींदार थे जो कि जमीन से जुड़े हुए थे, गांव से जुड़े हुए थे, लोगों के साथ उनका अच्छा संबंध था, लोगों के सुख दुख को जानते थे, कई सारे जमींदार इसके चक्कर में रिप्लेस हो गए और नए जमींदार जो है उन एरियाज में आए जिन्होंने कृषकों पे लगातार अत्याचार किया। स्टूडेंट अब हम जानते हैं ये जो इस्तमरारी बंदोबस्त है इसको लागू कब किया गया, ये डेट आप याद रखेंगे 1793 में। किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। कहाँ किया गया, एरिया तो होगा ना भाई, कहाँ किया गया, तो ये एरिया था स्टूडेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक वाले एरिया में जो है यह बंदोबस्त किया गया। इसमें अगर हम टोटल माने तो भारत की टोटल जो भूमि थी, यानी पूरी भूमि का भारत की कितनी प्रतिशत भूमि इनके अंतर्गत आती थी, 19% भूमि पर जो है ये परमानेंट सेटलमेंट किया गया था स्टूडेंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा, देखिए जब भूमि को ठेका पे जब भी दिया जाएगा, इसे मुगल काल में हम लोग इजारा व्यवस्था कहते थे, जब भी भूमि को ठेका पर दीजिएगा आप तो ठेकेदार को क्या होता है, आप अभी भी जानते हैं, जो दे रहा है वो कहता है भाई हमें तो ये फिक्स चीजें चाहिए, बाकी आप समझिए। तो अगर इसको रेवेन्यू मानिए देना है, रेवेन्यू इसको देना है मानिए 10, है ना, और इसके बाद ये स्वतंत्र है अपने पास रखने के लिए, तो ये कोशिश करेगा जो कृषक हैं, जो कृषक है, किसान है, उनको मार पीट करके कम से कम 15 या 20 जो है उत्पादन करवाया जाए ताकि 10 भेजे और अधिक से अधिक हिस्सा क्या करे, वो अपने पास ले। यही कारण है कि इसके बाद हम देखते हैं बड़ा अत्याचार बढ़ गया कृषकों पर, है ना। और जो कृषक नहीं दे पाते थे रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू ज्यादा रख दीजिएगा तो कहाँ से दे पाएंगे, डिमोटिवेट हो पाएंगे ना, अपने घर अपना जान बेच के तो कोई नहीं देगा। तो भाई आप लोग क्या, आप लोग कृषि को तो प्रमोट कर नहीं रहे हैं, सिंचाई का विकास कर नहीं रहे हैं, खाली आप लोग को रेवेन्यू चाहिए। तो किसान भी एक हद तक दे सकता है, मगर जब वो किसान नहीं दे पाते थे तो उनको भी उनके जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने जमींदारों के साथ साठगांठ किया। और एक चीज और है इंटरेस्टिंग, ये जो जमींदार थे जो इनके साथ परमानेंट सेटलमेंट में आए अंग्रेजों के साथ, इन्होंने एक नया वर्ग तैयार कर लिया, स्पेशली जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने समर्थन के लिए एक नया वर्ग तैयार कर लिया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जमींदार के नाम से जानते हैं। अंत तक ज्यादातर जमींदार 1947 तक ज्यादातर जमींदार जो है इनके प्रति वफादार बने रहे, क्योंकि इनको एक तरह से ये क्या थे, जमींदार को क्या मान लिया गया, भूमि का मालिक मान लिया गया ना, भूमि का मालिक।
क्योंकि सेटलमेंट तो इन्हीं के साथ किया गया था। तो ये है आपका परमानेंट सेटलमेंट। उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं रैयतवाड़ी सेटलमेंट की तरफ। मैंने कहा ये आप फार्मिंग सिस्टम समझ चुके, अब हम समझेंगे रैयतवाड़ी, है ना। आइए रैयतवाड़ी आपको समझा दूं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब वाणिज्यिक चरण के बीच में हो रहा है, यानी 1757 से 1813 के बीच में। रैयतवाड़ी का मतलब क्या हुआ? रैयत का मतलब होता है, अगर इसको आप आधा कीजिएगा, रैयत का मतलब होता है स्टूडेंट इस पोर्शन का कृषक, इसका मतलब हुआ किसान, और व्यवस्था का मतलब हुआ सेटलमेंट। सेटलमेंट इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेटलमेंट इन लोगों ने किया भू राजस्व के लिए, वह किसके साथ किया? किसानों के साथ किया। चलिए थैंक गॉड किसान बच गए, यहाँ पर जमींदारों के साथ नहीं किया गया, लेकिन इतना आसान भी नहीं है इनको समझ पाना, एक चीज याद रखिएगा। और ये व्यवस्था जो है 1792 में किया गया स्टूडेंट। कब किया गया? 1792 में। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के साथ इन्होंने शुरुआत की। किसने की? इन्होंने शुरुआत की। थॉमस मुनरो के प्रयास से इसे पहली बार कहां लागू किया गया? तमिलनाडु के बारामहल एरिया में। ये याद रखेंगे आप कि कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो की वजह से जो है इसे लागू किया गया, इन्हीं के प्रयास से। और कैप्टन रीड की वजह से ही इसे तमिलनाडु के बारामहल एरिया में लागू किया गया। अगर हम बात करें कि भारत की कितनी भूमि पर इनका ये सेटलमेंट लागू था, तो ये भारत के एक बड़े भूमि पर जो है लागू था। लगभग 51% भूभाग पर यह व्यवस्था इन्होंने की थी स्टूडेंट। इस व्यवस्था में हम देखते हैं, वैसे तो यह क्या सीधे रैयतों के साथ किया गया एक व्यवस्था था, लेकिन इस व्यवस्था में दिक्कत यह थी कि इसमें रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व जो है बहुत हाई रखा गया था। लगभग जो है इसमें इन्होंने रेवेन्यू रखा था लगभग आपको कितना 55 से 33% के बीच में, 33% के बीच में इन्होंने ये रेवेन्यू रखा। कम से कम 33% लेंगे और अधिक से अधिक कितना ले लेंगे? 55% तक भी ले लेंगे। और यही कारण है कि ऐसे तो ये सेटलमेंट इन्होंने कृषकों के साथ किया, लेकिन यह भी एक तरह से क्या रहा? फेल रहा स्टूडेंट। और इसमें हम देखते हैं कि अगर इतना ये रेवेन्यू नहीं दे पाते थे कृषक के साथ, तो आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन आपने रेवेन्यू क्या किया? बहुत हाई रख लिया। अगर ये ना दे पाए तो ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनको तो रेवेन्यू देना है ना, नहीं तो सरकार उनकी जमीन ले लेगी। तो ये जाएंगे कहां पर? महाजन और साहूकारों के पास जाएंगे। क्या करने जाएंगे? ऋण मांगने जाएंगे। बोलेंगे भाई हमको क्या दे दो? कर्जा दे दो। कर्जा के बदले में आप जब भी कर्जा लेते हैं तो कुछ ना कुछ क्या देते हैं? उसको बताते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज है, इसके बदले में ही तो कोई कर्जा देगा। किसी भी फक्कड़ को तो कोई कर्जा देता नहीं है। तो ये अपने जो है भूमि के कागजात, क्योंकि इनकी एक ही संपत्ति है भूमि, इसके जो कागजात हैं यह जमा करा देते थे, उसके बदले में ऋण लेते थे। और वो ऋण तो ले ही रहे हैं, उस पर उनका ब्याज भी चढ़ रहा है कि नहीं? तो मूलधन जो है तो है, उस पर ब्याज भी इनको देना है। खैर ये लेकर के वो पैसा जाके रेवेन्यू जमा करा रहे हैं, क्योंकि बहुत हाई है। और अनफॉर्चुनेटली उनके खेत में इस बार सूखा पड़ गया या अकाल आ गया या किसी कारणवश उत्पादन नहीं हो पाया। तो ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? यह जो है ऋण लेकर के वो ब्याज चुका रहे हैं और अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। बाद में क्या होगा? ये साहूकार महाजन जो है, क्योंकि ये तो दे नहीं पाएंगे, फिर दोबारा ऋण लेने जाएंगे, फिर दोबारा कर्जा, इस कुचक्र में फंस जाएगा कृषक, और बाद में ये साहूकार महाजन के चुंगल में फंस के उसकी जमीन भी चली जाएगी। तो दक्कन वाला जो एरिया है स्पेशली, वहां पर हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म रहा। अगर आप देखिएगा मेरे ख्याल से जब हम लोग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे, भोपाल विद्रोह वगैरह, उस समय भी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने साहूकार महाजनों पे अपने गुस्से निकाले हैं, है ना।
उनके यहाँ के कागजात जला लिए चाहे कुछ, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, एक समय पे इन्होंने क्या किया था, कृषकों की भूमि को हड़प लिया था, तो इसके चुंगल में ये फंस जाएंगे। खैर अभी हम जानते हैं और चीजें, लेकिन बाद में जो है 1836 में विंगर और गोल्ड स्मिथ साहब ने कुछ सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, एक्चुअली पैदावार कैसा हो रहा है, फसलों का क्या हिसाब किताब है, इन सबको देखकर ही रेवेन्यू जो है तय किया जाए। ऐसे जो है सीधे 55 से 33% रेवेन्यू जो आप तय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों ने कुछ सुधार जो है प्रस्तावित किए थे, बाद में उस पर काम भी हुआ। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये लागू कहाँ हुआ था, तो ये जो है बेसिकली मद्रास, मुंबई, मैं लिख दे रही हूं, मद्रास, मुंबई, मद्रास वाले तो पूरे रीजन में ही ये लगभग लागू हुआ था स्टूडेंट। और इसके अलावा हम देखते हैं पूर्वी बंगाल का कुछ हिस्सा है, असम और कुर्ग भी था, पूर्वी बंगाल, असम, और कुर्ग वाला भी एरिया था। तो ये क्या था, ये आपने देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी में आप समझ गए 1792 में आया, किसने लाया, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड के प्रयास से तमिलनाडु के 12 महल में इसे लागू किया गया। रेवेन्यू बहुत हाई रखा गया, लगभग 55 से 33% के बीच में, और इसमें जो है 51% भाग पर इसको लागू किया गया था। कुछ सुधार जो थे विंगर और गोल्ड स्मिथ ने सुझाए थे। ये आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट था। अब आ जाइए महालवाड़ी। ये भी किस में हो रहा है, महालवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था भी स्टूडेंट वाणिज्यिक चरण में घट रही है आपकी। और एक चीज और आप ध्यान देंगे, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीजें कहीं से भी आपसे पूछी जा सकती हैं। महाल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने उसका संधि विच्छेद किया था, महाल का मतलब होता है गांव, यानी गांव के साथ किया जा रहा है सेटलमेंट किया जा रहा है। और इसमें जो है भारत की अगर टोटल भूमि का हम प्रतिशत देखें तो यह लगभग भारत की 30% भूभाग पर लागू किया गया है स्टूडेंट। और इसमें जो सेटलमेंट था वह किस पे, गांव के गांव से किया गया। अब गांव से किया गया, गांव में कृषक भी रहते हैं, जमींदार भी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये आपका गांव है जिसमें सारे लोग रह रहे हैं, आपका जो भी प्रतिनिधि है, कौन है, गांव का प्रतिनिधि कौन होता है, प्रतिनिधि मुखिया होता है ना। आप देखिएगा तो पूरे पुरातन व्यवस्था से ही मुखिया जो है चले आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम एक रेवेन्यू फिक्स कर देते हैं, ठीक है, यानी एक भू राजस्व फिक्स कर देते हैं। आपका जो प्रतिनिधि होगा यानी कि मुखिया, वह इस रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा और हमारे पास जमा करेगा। ओके, इन्होंने ये व्यवस्था कर दी। और ये व्यवस्था बेसिकली हुई कहाँ थी स्टूडेंट, यह जो है व्यवस्था जो थी यह आपके दक्कन के कुछ एरिया में, उत्तर भारत में, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब में। पंजाब, अवध के कुछ जगह पे, मध्य भारत, इन सब जगह पर जो है यह व्यवस्था की गई थी, जिसमें क्या मान लिया गया, जिसमें पूरे गांव को ही एक इकट्ठे जितने भी हैं, कृषक हो गए, जमींदार हो गए, उन सबको कहा गया कि आप सभी को इकट्ठा करके उन्होंने एक रेवेन्यू का अंदाजा लगा लिया कि ये हमें मिलना चाहिए, और कौन जमा कराएगा, मुखिया जमा कराएगा। तो ये था आपका वाणिज्यिक चरण के अंतर्गत हम देखते हैं ये चीजें हो रही थी। एक चीज और आपको ध्यान देनी है, वह ये है कि इस वाणिज्यिक चरण में जो सबसे घाटा हुआ स्टूडेंट, वह था कैश क्रॉप्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाणिज्यिक फसल, है ना, जिससे हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, फसल।
इस दौरान जो वाणिज्यिक चरण चल रहा था, इसमें कैश क्रॉप्स को खूब मतलब कोशिश किया गया, दबाव डाला गया कृषकों पे कि आप क्या करें, आप जो है वाणिज्यिक फसलों को ही ज्यादा उगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ज्यादा फायदा होता है। और कृषक जो है वाणिज्यिक फसलों को उगा देते हैं। और ये जो वाणिज्यिक फसल उगा रहे थे कृषक, उससे क्या करते थे ये लोग, जो खरीदार होते थे, वह जो कृषक था, जैसे कि वह लैंड में उगा रहा है, ठीक है, उसकी फसलें उग रही हैं। जब ये छोटी होती थी फसलें, जब इनिशियल फेज में होती थी, तो अब कृषकों को क्या चाहिए होता था, वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए। और इसी के कारण हम देखते हैं कि यह जो कृषक थे, वह खेत में खड़ी फसलों को ही क्या करते थे, बेच देते थे। बाद में वो फसलें बड़ी होती थी और जिनसे बेचा उनको तो बड़ा बढ़िया दाम मिल गया, लेकिन इनको क्या, इनको बहुत कम पैसा मिला, है ना। तो इस टाइम पे इन लोगों ने वाणिज्यिक फसलों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। एक तो ये, इससे कृषकों की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि खेत में खड़ी फसलों को व्यापारी खरीद लेते थे और बड़ा कम पैसा देते थे। और उसी फसल को जब ये कृषक 6 महीना बाद जाता था बेचने के लिए, तो उसे बड़ा वो बड़ी जो अमाउंट था उसको कौन लेता था, वह जो जिसने खरीदा था उसका होता था। तो इस तरह से कृषकों का एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से उनका शोषण बहुत बढ़ा स्टूडेंट। और इसके अलावा अगर आप वाणिज्यिक फसलों को ज्यादा उपजाएंगे तो खाद्यान्न फसल को आप अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसको ज्यादा नहीं उगा रहे हैं। और यही कारण है कि हम देखते हैं स्टूडेंट कि इस समय क्या होता है, इस समय जो है बहुत बड़े बड़े अकाल आते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो फसलें थी ज्यादातर इनका जोर था कि वाणिज्यिक फसल को उगाएं, यही कारण है। अब आ जाइए, जो तीसरा चरण था, दूसरा चरण था हम लोग का, अब हम औद्योगिक मुक्त व्यापार के चरण को समझेंगे स्टूडेंट। ये क्या मामला है? औद्योगिक मुक्त व्यापार जो है, व्यापार औद्योगिक मुक्त मतलब क्या हुआ कि हमारे बाजार जो हैं वो तो ध्वस्त हो चुके हैं। अगर आप देखें 1813 में एक चार्टर पारित हुआ, कहां पर, एक चार्टर जो है ब्रिटिश संसद में आया स्टूडेंट। इसके अनुसार जो है भारत पर जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका भारत के व्यापार पर एक अधिकार था, यानी वही सिर्फ भारत के से व्यापार कर सकती थी। इस एकाधिकार को खत्म कर दिया गया 1813 में। फिर 1833 में हम देखते हैं, और जब एकाधिकार को खत्म किया तो इसका मतलब क्या है, ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी हैं, अन्य व्यापारी या कोई भी, वह भारत से व्यापार कर सकता है, व्यापार अब कर सकता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया है। और इन्होंने जो है 1833 में एक चार्टर लाया, और उसके अनुसार जो है भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, है ना। तो हम देखते हैं औद्योगिक मुक्त चरण में भारत के जो अब गांव हैं, शहर हैं, खेत खलियान हैं, भारत के जो संसाधन हैं, जिसमें पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जिनका शोषण कर रही थी, अब वो सारी चीजें जो हैं, भारत के सारे द्वार किसके लिए खोल दिए गए हैं, पूरे ब्रिटेन के लिए, पूरे ब्रिटेन के लिए जो है भारत का द्वार खोल दिया गया है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, शोषण बढ़ेगा। और आपको एक चीज और बता दूं, औद्योगिक मुक्त व्यापार से ये तो आप समझ गए कि ब्रिटेन में एक चार्टर आया जिसके द्वारा जो है भारत से जो अब व्यापार हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके उस चीजों को सीमित किया गया, और हम देखते हैं साथ ही भारत के दरवाजे सभी के लिए खोल दिया गया। और इस दौरान जो है हम देखते हैं भारत को क्या बना दिया गया, भारत में, आप तो वाणिज्यिक चरण से देख रहे हैं कि भारत में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन हो रहा है। भारत में कच्चा माल यहीं के रेवेन्यू से खरीद लेते थे ये अंग्रेज, है ना, यहाँ के रेवेन्यू से ये कच्चा माल खरीदा और इसे कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, यानी ब्रिटेन भेज दिया। और इंग्लैंड के कारखानों में यानी उनकी फैक्ट्रीज में सामान तैयार हुआ स्टूडेंट, सामान तैयार हुआ, और ये तैयार माल फिर कहाँ आएगा, फिर ये भारत आएगा। क्यों? क्योंकि भारत को अब जरूरत है, भारत आत्मनिर्भर नहीं है। भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं है?
क्योंकि भारत की कृषि को तबाह कर दिया गया। यहाँ के दस्तकार जो सामान बनाते थे उनको तोड़ दिया गया। यहाँ के चरखा पैटर्न को खत्म कर दिया गया, क्योंकि शोषण और लूट जो है 1757 से कंटिन्यू था। यही कारण है कि भारत अब आत्मनिर्भर नहीं रहा। भारत से कच्चा माल ले लिया जाता था, यहीं के रेवेन्यू से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कारखाने थे। इंग्लैंड में क्या हो चुका था? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति जो है कहाँ हो गई थी? इंग्लैंड में हो गई थी। लेकिन भारत में जो की संभावना थी, क्योंकि 17वीं शताब्दी में हम लोग आत्मनिर्भर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? ब्रिटिश का शासन यहाँ पर जो है आ गया और हम लोग आत्मनिर्भर से क्या हो चुके? बहुत गरीब हो गए उनकी पॉलिसीज के कारण, क्योंकि उनको ब्रिटेन को मजबूत करना था, ना कि भारत को। इसीलिए उन्होंने वाणिज्यिक चरण में जो है भारत से कच्चे माल प्राप्त किए। और वह कहाँ सिर्फ कच्चे माल नहीं प्राप्त किए स्टूडेंट, वाणिज्यिक चरण चाहे इस समय भी सिर्फ कच्चे माल नहीं प्राप्त किए, बल्कि हम देखते हैं यहाँ के रेवेन्यू को जो है वो लगातार वहां भेज रहे थे। तो वहां पर अगर इंडस्ट्रीज विकसित हो रही थी तो वहां पे पैसा किसका जा रहा था? भारत ही का तो जा रहा था। और यही हम देखते हैं, इसीलिए भारत के उद्योग धंधे, हस्तकरघा, दस्तकारी, ये सारी चीजें पिछड़ गई। भारत में इस समय जो कि इंडस्ट्री बैठनी चाहिए थी तरीके से, क्योंकि भारत के 17वीं सेंचुरी में क्या था? भारत बड़ा अच्छे कंडीशन में था, सूती वस्त्र लेके हर चीजों के प्रोडक्शन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के सभी चीजें खराब कर दी गई। भारत में क्या हो गया? औद्योगिक मुक्त, यानी कि कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किए गए, जिसे हम क्या कहते हैं? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, विऔद्योगिकरण। भारत में क्या हुआ स्टूडेंट? भारत में विऔद्योगिकरण हुआ। यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत में, जबकि यही उसी के पैरेलल में इंग्लैंड में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। किसके पैसे पे? भारत के रेवेन्यू पे, भारत के कच्चे माल पे। तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को हम कहते हैं 1813 से लेकर के 1860 तक भारत के माना जाता है। इस समय जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने कहा था कि भारत का जो फील्ड अगर आप उसमें जाके देखें तो यहाँ के दस्तकारों की हड्डियां जो हैं बिखरी पड़ी हुई हैं। चरखा जो है, चरखा, हथकरघा, सारे उद्योग को नष्ट कर दिया गया था। यह था आपका दूसरा चरण। तीसरा चरण था वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद ये जो है लगभग आपका 1860 से लेकर के 1947 तक चला है ना। इसमें हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? इंग्लैंड कहने का आश्रय है मेरा ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या हो रहा है? रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। जब वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, उद्योग लगे, वहां के व्यापारियों ने कमाया, वहां पे बड़ा पैसा बनाया इन लोगों ने, भारत को एक बाजार बना लिया था। वहां से जो प्रोडक्शन आपको 1813 से 60 के बीच में देखेंगे कि वहां के कारखाने से जो कपड़े बन रहे हैं उनको भारत लाके बेचा जा रहा है अच्छे दामों पे। भारत में क्योंकि अब उद्योग धंधे हैं नहीं, तो भारतीयों को खरीदना पड़ा उन महंगों कपड़ों को। और फैक्ट्री से बने में तो वो क्या थोड़ा सा चीप भी थे, और वो भारत के मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाए, है ना। तो यही कारण, भारत उनके मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाया, इसलिए वो फेल हो गया। वित्त पूंजीवाद के चरण में हम देखते हैं स्टूडेंट कि वहां के लोगों ने इससे बहुत पैसा कमाया। अब जो ये पैसा कमाता है कोई व्यापारी, तो वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है ना। इन्वेस्ट मतलब उसको लगाता है फिर अगले कारोबार में, ताकि उसको फायदा हो। तो वो पैसा कहाँ लगाए? तो उन्होंने कहा चलो भाई कहाँ चला जाए? इंडिया चला जाए। फिर इंडिया आएंगे ये लोग, क्यों? क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है, भारत उनको मुनाफा वाली जगह लग रही है। इसके अलावा स्टूडेंट इस समय पूंजी लगाई भी गई, क्यों? दो चीजों के लिए। एक तो इनको कच्चा माल चाहिए। अब कच्चा माल कोई एक जगह तो है नहीं, अलग अलग दूर दराजों में है। तो इन कच्चे मालों को कलेक्ट करने के लिए, और कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यातायात के साधनों का विकास करना होगा, डाक हो गया, तार हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी चीजों का विकास करना होगा। और उसके लिए आपको बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए होती है। तो इस कच्चे माल को ये लोग लेंगे। दूसरा क्या है? भारत में किसी भी प्रकार के रिवोल्ट को बंद करने के लिए या समाप्त करने के लिए भी जरूरी है कि यहाँ पर पूंजी लगाई जाए, क्योंकि 1860 देख रहे हैं, इससे पहले क्या हुआ था? 1857।
का रिवोल्ट हुआ था, है ना। तो 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो हम देखते हैं इस दौरान 1860 से लेकर के 1847 तक भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाई गई, स्पेशली शुरुआती दौर में। और ब्रिटेन के लोगों ने सर्वाधिक पूंजी जो लगाया वह सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में लगाया। सर्वाधिक पूंजी इन्होंने जो लगाई वह क्या था, सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में लगाई स्टूडेंट। इसके अलावा जो है इन्होंने रेल में लगाया। जब ये रेल में लगाते थे तो इनको सरकार जो है 5% का ब्याज भी देती थी कि भाई आप लगाओ, है ना। जो इंग्लैंड के व्यापारी लगा रहे थे उनको इस पर लाभांश दिया जाता था। क्या दिया जाता था? लाभांश 5% का रेल पे लगाने पे। और इसी कारण हम देखते हैं कि भारत में रेलवे का विकास डलहौजी के टाइम पे होता है और पहली रेल जो है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच जो है चलाई जाती है स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा 1855 में सिरसा बंगाल में जो है जूट का कारखाना लगाया जाता है। हाँ, ये सारी चीजें जो हैं ये कर रहे थे अंग्रेज। तो ये सारी चीजें हो रही थी क्योंकि क्या हमने बताया, बड़े पैमाने पर क्या की जाती है, पूंजी लगाई जाती है स्टूडेंट। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं भारतीय के द्वारा भी, जो भारतीय थे कुछ, उनके द्वारा भी पूंजी लगाई जाती है स्टूडेंट। सबसे ज्यादा पहले जो पूंजी लगाई गई वह सूती वस्त्र में लगाई गई और 1854 के समथिंग में 1853 में ही मुंबई में सूती मिल खोली गई कावासी नाना भाई के द्वारा। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की व्यवस्था की गई और कई सारे बैंकों में पूंजी लगाए गए, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया आपका, है ना। इस तरह के बैंक्स में बहुत सारे पैसे लगाए गए स्टूडेंट। ये था आपका 3 चरण। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की, जो आपका लास्ट इसका है। एक थ्योरी है धन का निष्कासन। यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। यह थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। नौरोजी जी ने दी थी। और इन्होंने, हेलो, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि भारत के जो संसाधन हैं, भारत की जो चीजें हैं, उनको क्या किया जा रहा है? भारत के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। भारत के सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? ब्रिटेन जा रहे हैं और ब्रिटेन में वो पैसे जा करके वहां पे काम कर रहे हैं। देखिए, इस अर्थों में मुगल से अंग्रेज अलग है। मुगल जो यहाँ पे रहे उन्होंने भारत के संसाधनों का उपयोग तो किया, लेकिन संसाधनों से जो भी प्रॉफिट आया उसको भारत में ही इन्वेस्ट किया, ना कि वो बाहर लेके गए, है ना। और वो यहाँ के समाज के एक अंग बने। लेकिन ब्रिटेन के जो लोग थे वो कभी भी ऐसा नहीं किए। वो जब भी रहे, जब भी उन्होंने सोचा अच्छा और कुछ अच्छा फायदे के लिए, तो उन्होंने हमेशा ब्रिटेन के संदर्भ में सोचा। यही कारण है कि हमारे संसाधनों का, हमारा जो भी हमारा उत्पादन है, जो मतलब एक जो भी चीजें हैं हमारे पैसा से लेकर हर चीजों का जो है उन्होंने दोहन किया। धन का निष्कासन यही बताता है स्टूडेंट। और दादा भाई नौरोजी ने कहा, इन्होंने जो है एक पेपर जो है इन्होंने प्रकाशित किया 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में, और इसका नाम था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, ये पेपर था। कब प्रकाशित किया? 2 मई 1867 को दादा भाई। और इसी में इन्होंने धन के निष्कासन के बारे में जो है बातें प्रस्तुत की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को भी निकाला और इन्होंने कहा है कि लगभग 1867 से 68 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए से भी कम है ना। इन्होंने माना, किसने? दादा भाई नौरोजी ने माना ऐसा। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, गोविंद राणा डे जी ने भी इस बात को प्रस्तुत किया कि
ये देखिए ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारत में जो आर्थिक दोहन हो रहा था उसके बारे में इन लोगों ने पूरे दुनिया के पटल पे ये बात रखी कि इंग्लैंड सिर्फ हमारी हमारी चीज़ों को, हमारे संसाधनों को अपने हक में यूज़ कर रहा है, भारतीयों का इससे कोई भला नहीं हो रहा है, भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। और दादा भाई नेहरू ने इसे जो है उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि ये लोग छोटे पोस्ट पे भारतीयों को जो है रखते हैं, बड़े पोस्ट तक जाने भी नहीं देते हैं सरकारी पोस्ट पे, और इसे उन्होंने नैतिक निकास की संज्ञा दी थी। और इसी समय जो है एक पुस्तक लिखी थी, उनका नाम था रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक आई थी, चंद्र दत्त की पुस्तक थी, और इसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री माना जाता है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी गई प्रथम किताब थी स्टूडेंट, ये आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से जरूरी है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? रमेश चंद्र दत्त साहब ने लिखा था। तो ये पूरा का पूरा था कि भारत की इकोनॉमी पे ब्रिटिश का क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से उन लोगों ने अपनी नीतियां बनाई, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी क्या है, वित्तीय पूंजीवाद क्या है, और औद्योगिकरण क्या है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपनों के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, है ना। और ऑल द बेस्ट, आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। होप आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई हो और समझ में आई हो, जैसे अब मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, धन्यवाद, मुझे दे इजाजत।